रतन टाटा, जिन्होंने भारतीय बिजनेस को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी। टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक है और 1868 में जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। समय के साथ साथ टाटा ग्रुप बड़ा होता गया और देश के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक बन गया। पिछले कुछ दशकों में कई सारी विदेशी कंपनियों को खरीदने से दुनिया भर में इसकी एक अलग पहचान बन गई है। टाटा सन्स भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स टाटा की होल्डिंग कंपनी है। आमतौर पर टाटा ग्रुप की हर कंपनी स्वतंत्र रूप से ही काम करती है और इन सभी के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। टाटा ग्रुप में आज टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, वोल्टास, विस्तारा, क्रोमा और ताज होटल्स जैसी कितनी ही कंपनियां और उनकी सब्सिडरीज शामिल हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी संभालते हैं। रतन नवल टाटा, जिन्हें अक्सर रतन टाटा के नाम से जाना जाता है, 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। इन्होंने 2009 में ही दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को बनाकर इतिहास रच दिया था और वो इसे पीपल्स कार कहकर बुलाते थे। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप न केवल भारत में आगे बढ़ा बल्कि विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाने में सफल रहा है। आज इस ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं और 7 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे में हुआ था, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। उनके माता पिता सोनी और नवल टाटा थे और इनके एक भाई हैं जिनका नाम जिमी टाटा है। जब रतन मात्र 10 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनके दूसरे भाई नोएल टाटा उनके पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन टाटा के बेटे हैं। रतन और उनके भाई नोएल की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की, जिन्होंने उन्हें परंपरागत पारसी तरीके से गोद भी लिया था। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल, कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से ली। उसके आगे की शिक्षा उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के रिवरडेल कंट्री स्कूल से पूरी की। रतन टाटा ने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली और उसी साल कुछ समय के लिए लॉस एंजलिस में जोन्स एंड एमंस कंपनी में काम भी किया। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में 7 हफ्ते का एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। 1962 में ही रतन टाटा ने लॉस एंजलिस में रहने का मन बना लिया था, लेकिन अपनी दादी नवाजबाई के कहने पर भारत वापस आ गए। उसी वर्ष उन्होंने टाटा ग्रुप में एक छोटी सी मैनेजमेंट पोजीशन पर काम करना शुरू किया। सच तो यह है कि उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन टाटा सन्स के चेयरमैन होंगे। 1970 में उन्हें मैनेजमेंट में प्रमोशन दिया गया और फिर 1971 में ग्रुप की एक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यानी नेल्को का निदेशक बनाया गया। काफी संघर्ष के बाद रतन टाटा इस कंपनी को घाटे से उभारकर लाभ में ले आए, लेकिन कुछ ही समय बाद मंदी के चलते इस कंपनी को बंद करना पड़ा। 1981 में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन चुना गया। इसके बाद 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपने इस नए पद पर रतन टाटा को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टाटा ग्रुप की हर कंपनी के अपने अलग अलग चेयरमैन थे, जिन्हें जेआरडी टाटा ने काफी स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट दी हुई थी। इनमें से कई बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और ग्रुप के फैसलों में उनका काफी प्रभाव भी था। इसे बदलने के लिए रतन टाटा ने ग्रुप में हर एम्प्लॉई के लिए रिटायरमेंट की उम्र निर्धारित कर दी। हर कंपनी को स्वतंत्र रूप से काम करते रहने की छूट अब भी रही, लेकिन उन कंपनियों को अपने प्रदर्शन और नतीजों की रिपोर्ट ग्रुप चेयरमैन को देने के लिए नियम बनाए गए। इसके अलावा हर कंपनी को अपने लाभ का कुछ हिस्सा टाटा ग्रुप को देना भी जरूरी कर दिया गया। इनोवेशन पर काफी ध्यान दिया गया और युवा वर्ग को नई जिम्मेदारियों के साथ ग्रुप में ज्यादा जगह दी गई। रतन टाटा के नेतृत्व में अलग अलग कंपनियां जो एक तरह के काम करती थीं,
उन्हें मर्ज करना शुरू किया गया और ग्रुप के भविष्य की सोच में शामिल ना होने वाली कंपनियों को बेच दिया गया। ऐसी एक बिजनेस डील के लिए 1999 में रतन टाटा और उनकी टीम के सदस्य फोर्ड कंपनी के पास गए। टाटा ने छोटी पैसेंजर कार्स 1998 में ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका भविष्य क्या था। इसीलिए पैसेंजर कार्स का बिजनेस बेचने के लिए वो लोग डिट्रॉयट गए। फोर्ड के उस समय के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा और उनकी टीम की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि आपको कुछ भी तो नहीं आता है, आपने कार बनाना शुरू ही क्यों किया। फोर्ड का कहना था कि टाटा मोटर्स का बिजनेस खरीदकर वो टाटा पर एहसान ही करेंगे। उस टीम के सदस्य प्रवीण काडले बताते हैं कि रतन टाटा लौटते समय फ्लाइट में बहुत गहरी सोच में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी तेजी से टाटा मोटर्स का चेहरा बदल डाला कि इस मीटिंग के सिर्फ 9 साल बाद ही टाटा मोटर्स ने फोर्ड के लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर दोनों को खरीद लिया। और उस समय बिल फोर्ड ने जैगुआर लैंड रोवर को बचाने के लिए रतन टाटा को तहे दिल से धन्यवाद दिया। उनके 21 साल के कार्यकाल में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ गया। जब उन्होंने पद संभाला था तब ग्रुप की ज्यादातर कमाई कमोडिटीज से आती थी, लेकिन उनके पद छोड़ने के समय तक आते आते ज्यादातर कमाई ब्रांड से होने लगी थी। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए टाटा टी को अपने से कहीं बड़ी टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस खरीदने में मदद की। इन सभी कदमों ने टाटा ग्रुप को भारत में ही केंद्रित रहने वाले ग्रुप से बदलकर एक विश्व स्तर के बिजनेस का रूप दे दिया। टाटा ग्रुप का 65% रेवेन्यू अब दुनिया के 100 देशों से आता है। रतन टाटा ने टाटा नैनो कार बनाने में भी काफी योगदान दिया। वर्ष 2015 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के क्रिएटिंग इमर्जिंग मार्केट्स नाम के एक प्रोजेक्ट को बताया कि नैनो का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो इसलिए क्योंकि उससे न केवल टाटा की सस्ती कार बाजार में आई, बल्कि हर कार कंपनी को अपनी कारों को एक औसत भारतीय ग्राहक की पहुंच में लाने के बारे में सोचना पड़ा। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 में टाटा ग्रुप से 75 साल की उम्र में इस्तीफा दे दिया और 44 साल के साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस वक्त साइरस टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक थे। वो शापूरजी पल्लौंजी ग्रुप के चेयरमैन पल्लौंजी मिस्त्री के बेटे हैं। लेकिन फिर 24 अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के बोर्ड ने चेयरमैन के पद से हटा दिया और रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस तरह के अचानक हुए बदलाव से भारतीय व्यापार जगत में खलबली मच गई थी। हर कोई साइरस मिस्त्री को अचानक हटाए जाने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वहीं अपने खिलाफ हुए निर्णय के बाद साइरस ने कानून का सहारा लेने का फैसला किया। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने दिसंबर 2019 में इस पर फैसला सुनाया और कहा कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना गैर कानूनी था और उन्हें इस पद पर वापस बहाल किया जाए। रतन टाटा और टाटा सन्स के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में NCLAT के फैसले पर रोक लगा दी। अब टाटा सन्स का नया चेयरमैन खोजने के लिए एक चयन समिति बनाई गई। इसमें रतन टाटा, TCS ग्रुप के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्र, पूर्व राजदूत रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य शामिल थे। इनमें से श्री भट्टाचार्य को छोड़कर सभी पहले से ही टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल थे। रतन टाटा चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद भी भारतीय बिजनेस कम्युनिटी में काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कई सारी भारतीय स्टार्टअप्स में अपना निजी पैसा लगाया है। इनमें ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील, ऑनलाइन चाय बेचने वाली कंपनी टी बॉक्स और कैशबैक वेबसाइट कंपनी cashkaro.com शामिल हैं। वो ओला कैब्स के शुरुआती इन्वेस्टर्स में भी शामिल थे। फरवरी 2015 में रतन टाटा ने कलारी कैपिटल के सलाहकार का पद संभाला। उसी साल अक्टूबर में उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर बिटकॉइन कंपनी एब्रा में भी पैसा लगाया। फिर वर्ष 2016 में उन्होंने नेस्टअवे में भी निवेश किया था। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2017 में गुजरात के साणंद में टिगोर इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन करना शुरू किया था। भारत सरकार ने वर्ष 2030 से सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही चलने देने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
रतन टाटा का मानना है कि टिगोर के बाजार में आने से भारत को यह लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। रतन टाटा के नेतृत्व करने के तरीके के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया है और उन्हें इस मामले में काफी दूरदर्शी माना जाता है। जब उन्होंने ग्रुप में काम करना शुरू किया था, उस वक्त टाटा ग्रुप भारत के बाहर बहुत कम बिजनेस कर रहा था। बहुत लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने ग्रुप को भारत के बाहर फैलाया और आज टाटा ग्रुप का 50% से ज्यादा रेवेन्यू भारत के बाहर से आता है। रतन टाटा के शुरुआती दिनों की बात करें तो उनको टाटा का बिजनेस एम्पायर आसानी से नहीं मिला था। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत एक छोटी सी मैनेजमेंट पोजीशन से की थी और अपनी मेहनत से तरक्की करते हुए धीरे धीरे वो इस ऊंचाई तक पहुंचे। और अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी जड़ों को आज भी नहीं छोड़ा है। वो अभी भी अपने एम्प्लॉइज का जहां तक हो सके ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। 26/11 के आतंकवादी हमले से प्रभावित 80 एम्प्लॉइज के परिवारों से वो स्वयं मिले थे और वो उन सभी का नाम जानते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि वो अपने आसपास की चीजों को कितना गहराई से जानते हैं। उनके साथ काम करने वाले सभी लोग उनकी इस खासियत की तारीफ करने से थकते नहीं हैं। रतन टाटा जापान की मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और यूएसए की जेपी मॉर्गन चेस जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की सलाहकार समितियों के सदस्य भी हैं। वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, जो भारत की उन सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है जो कई सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित हैं। रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के ट्रस्ट के सदस्य और भारत के जाने माने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। वो लोगों को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं। उनके इस व्यक्तित्व का ही असर है कि न सिर्फ इतने बड़े ग्रुप में काम करने वाले सभी लोग टाटा ग्रुप के मूल्यों से एक जुड़ाव महसूस करते हैं, बल्कि ग्रुप के बाहर भी टाटा कंपनीज और उनके एम्प्लॉइज को एक इज्जत भरी नजर से देखा जाता है। इसके अलावा रतन टाटा को रिस्क लेने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च करने और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी को खरीदने जैसे रिस्क लिए हैं, जो समय के साथ सही सिद्ध हुए हैं। उन्हें अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ट्रस्ट्स और ग्रुप की कंपनीज दोनों के ही माध्यम से टाटा ग्रुप ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि के विकास के लिए न सिर्फ पैसा दिया है, बल्कि आगे बढ़कर प्रयास भी किए हैं और अपने एम्प्लॉइज को इसके लिए प्रेरित भी किया है। ये सभी प्रयास न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुए हैं। उदाहरण के लिए रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन स्थापित किया है। और तो और भारतीय इंस्टीट्यूट्स के अलावा हार्वर्ड, कॉर्नेल, कार्नेगी मेलन जैसे इंस्टीट्यूट को भी इन्होंने डोनेशन दिया है। रतन टाटा ने देश विदेश की बहुत सारी संस्थाओं में विभिन्न पदों पर काम किया है, जहां एक ओर वो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग परिषद के सदस्य हैं, वहीं दूसरी ओर प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज की ज्यूरी के भी सदस्य हैं, जिसे अक्सर आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रतन टाटा को देश और विदेश के कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार ने साल 2000 में देश के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण और वर्ष 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें रॉकफेलर फाउंडेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, उन्हें कई देशों के नागरिक सम्मान भी मिले हैं। उन्हें उरुग्वाय की सरकार से मेडल ऑफ द ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वाय, सिंगापुर से ऑनररी सिटीजन अवार्ड, यूनाइटेड किंगडम से ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इटली से ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, जापान से ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और फ्रांस की सरकार से कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान मिले हैं। रतन टाटा को दुनिया भर के कई संस्थानों ने डॉक्टरेट की ऑनररी डिग्री भी दी है। इनमें IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी सहित दुनिया भर में जानी जाने वाली कई सारी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि ये विवादों से ज्यादातर दूर ही रहते हैं।
वर्ष 2010 में उनका नाम नीरा राडिया टेप विवाद में आया था, जिसके दौरान उन पर सरकार के कामकाज को प्रभावित करने के आरोप लगे। लेकिन जहां एक ओर इन टेप्स की सीबीआई जांच का कोई परिणाम नहीं निकला, वहीं दूसरी ओर रतन टाटा ने कोर्ट का सहारा लिया और ऐसे किसी भी टेप के भविष्य में पब्लिश होने पर रोक लगवा दी। इससे पहले मई 2006 में रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार पश्चिम बंगाल के सिंगूर में बनाने का फैसला लिया था। लेकिन इस घोषणा के बाद उन्हें स्थानीय किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसका कहना था कि राज्य सरकार ने जबरदस्ती उनकी जमीन हथिया ली थी। भारी विरोध के चलते अगस्त 2008 में रतन टाटा ने घोषणा की कि वो पूरे प्लांट को सिंगूर से हटाकर साणंद, गुजरात स्थापित कर रहे हैं। वैसे रतन टाटा व्यक्तिगत जीवन में भी कारों के बहुत शौकीन हैं और कभी भी नई कार खरीदने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनके पास मज़राटी क्वाट्रोपोर्टे, क्रिस्टल सीब्रिंग, फरारी कैलिफोर्निया, मर्सिडीज बेंज एस क्लास और जैगुआर एफ टाइप जैसी कारें हैं। वो एक ट्रेन्ड पायलट भी हैं और उन्हें कई बार टाटा ग्रुप के एयरक्राफ्ट्स उड़ाते हुए देखा जा सकता है। साल 2007 में वो F-16 फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। रतन टाटा बचपन से ही अमेरिका से बहुत प्रभावित थे, जिसने उन्हें उस देश में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहां पर भी अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने काफी यात्रा की और अपने खर्च जुटाने के लिए जो भी काम मिल सके वो सब काम किए, फिर चाहे वो बर्तन साफ करने का काम ही क्यों ना हो। रतन टाटा ने स्वीकार किया है कि वो अपनी जिंदगी में 4 बार शादी करने के काफी करीब आए, पर हर बार डर या किसी और वजह से उन्होंने उसे टाल दिया। बड़े होते समय वो अपनी दादी नवाजबाई टाटा के काफी करीब थे। उनका कहना है कि उनकी सोच और उनके जीवन मूल्यों में उनकी दादी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके पिता से उनका रिश्ता कुछ अजीब रहा है, लेकिन उनकी दादी ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने में मदद की है। रतन टाटा बताते हैं, मैं वायलिन बजाना सीखना चाहता था, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं पियानो सीखूं। मुझे यूएस के कॉलेज में पढ़ना था, लेकिन मेरे पिता की पसंद यूके थी। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और मेरे पिताजी ने हमेशा मुझ पर इंजीनियर बनने के लिए जोर डाला। अगर मेरी दादी नहीं होती तो मैं कभी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता। अपनी दादी की वजह से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में दाखिला होने के बावजूद अपनी स्ट्रीम बदली और आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। इस बात से उनके पिता काफी नाराज थे और उन दोनों के बीच मनमुटाव भी हुआ था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद रतन टाटा एक आजाद इंसान थे। ये उनकी दादी ही थीं जिन्होंने उन्हें हिम्मत से बोलना और सम्मान के साथ अपने विचार प्रकट करना सिखाया। वो अपने बचपन के दिनों की समस्याओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें और उनके भाई को अपने माता पिता के तलाक की वजह से स्कूल में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रतन टाटा कहते हैं कि उनका बचपन बहुत ही अच्छा बीता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें कई लोगों ने परेशान किया, क्योंकि उस समय के भारतीय समाज में तलाक उतना सामान्य नहीं था जितना आज है। लेकिन उनकी दादी ने उन्हें हर किस्म की मुसीबत का सामना करना सिखाया। रतन टाटा को उनकी सादगी के लिए भी जाना जाता है। वो एक सामान्य आदमी की तरह ही जीवन जीते हैं और मीडिया स्पॉटलाइट से दूर ही रहते हैं। शांत स्वभाव के रतन टाटा हमेशा इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करते हैं और अपने ऑफिस तक अपनी कार खुद चलाकर जाते हैं। सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत को सच करने वाले रतन टाटा के जीवन का हर पल न सिर्फ आज बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को गरिमापूर्वक जीने का उदाहरण इनसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। जिस तरह सोच और अपनी बेइंतहा मेहनत से इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश इनका सदैव ऋणी रहेगा। अभी आपने सुनी हर्षिता गुप्ता और अंकित खंडेलवाल द्वारा लिखित कृतार्थ त्रिवेदी की आवाज में भारतीय बिजनेस को विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने वाले रतन टाटा की कहानी। यह स्टोरी टेल की 2020 की प्रस्तुति है।